नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, जिसके बाद भारत ने दिया करारा जवाब। पूंछ में एलओसी के पास हुई है जबरदस्त गोलीबारी और भारत ने कर दिए हैं कई ढेर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रक्षा विशेषज्ञों का बड़ा बयान, कहा चीन को हद में रखने के लिए जरूरी है समुद्री गठजोड़। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल में आया सियासी भूचाल, एक सांसद, 10 विधायक और 15 निकाय पार्षद के साथ पूरी फौज लेकर भाजपा में शामिल हो गए हैं शुवेंदु अधिकारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, पुंछ में एलओसी के पास की गोलीबारी, भारत ने दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी सैनिकों ने शनिवार को एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों और गांवों पर बिना उकसावे के गोलीबारी की गई और मोर्टार से गोले भी दागे गए। एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी गोलीबारी का करारा जवाब दिया है। अधिकारी ने बताया, शाम लगभग 5 बजे पाकिस्तान ने बिना उकसावे के किरनी और माल्टी सेक्टरों में छोटे हथियारों से गोलीबारी और मोर्टार से गोले दागकर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई इस गोलीबारी में भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। अधिकारी ने बताया कि भारत की ओर किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मिलिट्री लिट फेस्ट, रक्षा विशेषज्ञों ने कहा चीन को हद में रखने के लिए जरूरी है समुद्री गठजोड़। जी हां दोस्तों, आज थल से लेकर जल तक जिस तरह चीन अपना दायरा और ताकत बढ़ा रहा है, उसके मद्देनजर ड्रैगन यानी चीन को अपनी हद में रखने के लिए समुद्री गठजोड़ करना होगा। इसलिए जरूरी है कि इंडो पैसिफिक नेवल अलायंस में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को एक होना होगा। इसी की वकालत शनिवार को मिलिट्री लिटरेचर फेस्ट के दूसरे दिन रक्षा विशेषज्ञों ने की। चर्चा का संचालन करते हुए नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के 4 देशों के एक क्लब के रूप में गठन संबंधी बात कही। लंबे समय से यह प्रयास चल रहे हैं, मगर बीच में ऑस्ट्रेलिया द्वारा चीन से दुश्मनी मोल न लेने की सोच के साथ यह मामला अधर में लटक गया। अब चीन के आक्रामक और अड़ियल रवैये के कारण 2017 से यह प्रयास फिर से तेज किए गए हैं। पूर्व राजदूत श्याम सरन ने खुलासा करते हुए कहा कि दरअसल अमेरिका इस गठजोड़ को नीचा दिखाना चाहता था, क्योंकि वह ईरान परमाणु सौदे को आगे बढ़ाने के लिए चीन और रूस के समर्थन को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए आज पुरानी बातों को छोड़ भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे देशों को अड़ियल चीन की तरफ से पेश आ रही चुनौती के मद्देनजर एकजुट होने की जरूरत है। वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान का मानना है कि चीन भारत को अपने विरोधियों में से एक मानता है और हम अभी इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इस चुनौती को कम आंक रहे हैं, लिहाजा हमें एक तत्काल मजबूत रणनीति बनाने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक सांसद, 10 विधायक, 15 निकाय पार्षद, अपने साथ पूरी फौज लेकर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में 19 दिसंबर की तारीख बेहद अहम रही। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ममता बनर्जी के करीबी मंत्री रहे शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वह अपनी अगुवाई में कुल 10 विधायकों और एक सांसद को भी ले आए, जिनमें से 8 टीएमसी के हैं। शाह ने इसे अभी तो केवल शुरुआत करार दिया है। मेदिनीपुर के कॉलेज ग्राउंड में आयोजित रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश में चुनाव के वक्त तक आप अकेले रह जाओगे। शुवेंदु अपने साथ जिन विधायकों को ले गए, उनमें 6 टीएमसी, 2 लेफ्ट फ्रंट के और 1 कांग्रेस के हैं। इसके साथ ही पूर्व वर्धमान सीट से 2 बार के सांसद सुनील मंडल भी भगवा खेमे में आ गए। गिनती यही नहीं रुकी, इसके साथ ही विभिन्न दलों की जिला परिषद और पंचायत समिति के 15 पार्षदों सहित कुल 60 सदस्य भी बीजेपी में शामिल हुए। कोलकाता से मेदिनीपुर तक शाह के साथ ही हेलीकॉप्टर में बैठकर आए शुवेंदु अधिकारी ने कहा, मैंने जिस पार्टी की 22 सालों तक सेवा की, उसमें से किसी ने भी कोविड होने के बाद फोन नहीं किया। वही शाह ने 2 बार मेरा हालचाल पूछा। मुकुल राय ने कहा कि आत्मसम्मान के साथ मैं पार्टी में नहीं रह पाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं जिस पार्टी में रहता हूं पूरी निष्ठा से काम करता हूं। पहले टीएमसी में था और अब बीजेपी में शामिल होने के बाद शाह ने मंच से संबोधित करते हुए कहा, तृणमूल और लेफ्ट के केंद्र विरोधी रवैये को खारिज किए जाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए यहां और केंद्र दोनों जगहों पर बीजेपी की ही सरकार होनी चाहिए। उन्होंने अपने आलोचकों को टीएमसी को दिए गए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के सपोर्ट की बात कही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल में बड़ा सियासी उठापटक, प्रधानमंत्री ओली ने राष्ट्रपति से की सदन भंग करने की सिफारिश। जी हां दोस्तों, घटते तापमान के बीच नेपाल में सियासी सरगर्मी अचानक बढ़ गई है। बीते कुछ समय से चल रहे सियासी उठापटक के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सदन को भंग करने की सिफारिश कर दी है।
रविवार सुबह मंत्रिमंडल की एक आपात बैठक में सदन को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने का फैसला किया। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ओली की कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री बरश मैनपोन ने कहा, आज की कैबिनेट की बैठक ने सदन को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने का फैसला किया है। ओली पर संवैधानिक परिषद अधिनियम से संबंधित एक अध्यादेश को वापस लेने का दबाव था, जो कि उन्होंने मंगलवार को जारी किया था। उसी दिन राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। रविवार को जब कैबिनेट की आपात बैठक सुबह 10 बजे बुलाई गई थी तो काफी हद तक उम्मीद की जा रही थी कि यह अध्यादेश को बदलने की सिफारिश करेगी, लेकिन इसके बजाय मंत्रिमंडल ने सदन को भंग करने की सिफारिश की। एक मंत्री के अनुसार जैसे ही मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई, ओली ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति को सदन भंग करने की सिफारिश करने वाले हैं। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। ओली ने शनिवार को अपने साथी और पार्टी के अध्यक्ष पुष्पा कमल दहल के साथ साथ सचिवालय के सदस्य राम बहादुर थापा और शाम को राष्ट्रपति भंडारी के साथ कई दौर की बैठकें की। चूंकि संविधान में सदन के विघटन का प्रावधान नहीं है, इसलिए इस कदम को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के पास है दुनिया की सबसे बेहतरीन ATAGS हार्विट्जर तोप, जानिए खासियत। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन से तनातनी के बीच भारत लगातार अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा कर रहा है। दुश्मन देश का सामना करने के लिए भारत की सैन्य ताकत में अब विश्व की सबसे बड़ी गन भी शामिल हो चुकी है। ATAGS हार्विट्जर तोप नाम की ये तोप अपने आप में बेमिसाल है। DRDO ने किया ऐलान। ओडिशा के बालासोर परीक्षण फायरिंग रेंज में DRDO ने इसके परीक्षण के बाद कामयाबी का ऐलान किया। DRDO के शीर्ष वैज्ञानिक का कहना है यह दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक है। DRDO के ATAGS प्रोजेक्ट डायरेक्टर शैलेंद्र गाड़े ने कहा, यह दुनिया की सबसे अच्छी बंदूक है। भारत छोड़ अभी तक कोई भी देश इस तरह की बंदूक प्रणाली विकसित नहीं कर पाया है। उन्होंने ये भी कहा, यह स्वदेशी बंदूक भारतीय सेना की 1800 आर्टिलरी गन सिस्टम की जरूरत पूरा करने में सक्षम है, इसलिए अब इस तरह की एडवांस गन बाहरी देश से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। ATAGS बंदूक एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम DRDO द्वारा विकसित की गई, जिसका उत्पादन भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किया है। DRDO के अनुसार इस तोप को 3 साल के भीतर डिजाइन किया गया और परीक्षण के लिए रखा गया। जल्द ही इसको PSQR परीक्षणों के अधीन किया जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि तोप खाना प्रणाली क्षेत्र में भारत के पास सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर रक्षा मंत्री की दो टूक, बोले मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपनी सीमाओं पर किसी भी तरह के बदलाव, आक्रामकता या एक तरफा कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री भारतीय वायुसेना के कैडेटों की पासिंग आउट परेड में बोल रहे थे, जिन्होंने डिंडीगुल में वायुसेना अकेडमी में अपना प्री कमीशनिंग प्रशिक्षण पूरा किया। पाकिस्तान का छद्म युद्ध। राजनाथ सिंह ने कहा, आप उत्तरी क्षेत्र में हालिया भारत चीन गतिरोध से परिचित हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान चीन के रवैये ने उसके इरादों को जाहिर किया है। भारत ने यह प्रदर्शित किया है कि वह कमजोर नहीं है। सिंह ने पश्चिमी क्षेत्र के बारे में भी बात की और कहा कि हमारा पड़ोसी सीमा पर कुछ नापाक हरकतें करता रहता है। पाकिस्तान सीमाओं पर छिटपुट संघर्षों को अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि 4 युद्धों में भारत से पराजित होने के बावजूद पड़ोसी देश आतंकवाद के जरिए छद्म युद्ध छेड़ रहा है, लेकिन सैन्य बल और पुलिस आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपट रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ बालाकोट में आतंकवादियों के शिविरों पर भारत के हवाई हमलों का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत न केवल देश के भीतर आतंकवाद से प्रभावी ढंग से मुकाबला कर रहा है, बल्कि सीमाओं के बाहर जाकर भी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा, यह दुनिया को भारत की सैन्य ताकत और आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत इरादों को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने कहा, 1961 के गोवा मुक्ति संग्राम से लेकर 1965 के भारत पाक युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और 1984 के ऑपरेशन मेघदूत, 1999 में ऑपरेशन श्वेत सागर और हाल ही में बालाकोट के कुछ ऐसे अध्याय हैं जो न केवल वायुसेना के बल्कि हमारे देश के इतिहास के गोल्डन चैप्टर्स हैं। इस बीच उन्होंने कैडेटों से सभी टेक्नोलॉजी और सैन्य रणनीतियों से जुड़े ज्ञान से अपडेट रहने की अपील भी की। संयुक्त स्नातक परेड के दौरान सिंह ने कहा, मैं आपको इतिहास से सीखने, वर्तमान जानने और भविष्य की तैयारी करने का सुझाव देता हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आतंकवाद और बातचीत नहीं चल सकते, साथ भारत का पाकिस्तान को साफ संदेश। एस जयशंकर। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को ANI के चेयरमैन प्रेम प्रकाश की किताब रिपोर्टिंग इंडिया लॉन्च की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान को यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुस्तक को लॉन्च करते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें भी विभाजन के बाद की उदासीनता का सामना करना पड़ा था, जिसे उनकी पीढ़ी के लोगों ने देखा।
जयशंकर ने कहा कि वह आपातकाल के दौरान विश्वविद्यालय में थे लेकिन प्रेस से परिचित थे। उन्होंने कहा कि यह किताब आधी सदी के लिए विदेश नीति के नजरिए से भारत का इतिहास है। साथ ही लेखक के पत्रकारिता के घरेलू पहलू भी कम दिलचस्प नहीं है। मंत्री ने कहा कि लेखक देश के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण क्षणों में मौजूद थे और कई मामलों में उनके साक्षात्कार ने खुद इतिहास में एक भूमिका निभाई है। मंत्री ने कहा कि पुस्तक में जो कुछ भी आया है वह गहरी अंतर्निहित आशीर्वाद है जो अभी भी उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही लेखक को पूरा विश्वास है कि वर्तमान भारत में गलतियां सही करने की क्षमता है। मंत्री ने कहा कि लेखक तब मौजूद थे जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर कोलंबो में सम्मान समारोह के दौरान हमला किया गया था और उन्होंने अफगान युद्ध को भी कवर किया था। दूसरी तरफ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को उन सभी महान योद्धाओं को सैन्य साहित्य महोत्सव 2020 समर्पित किया जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। महोत्सव का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने पंजाब को वीर योद्धाओं की भूमि बताया। राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम के आयोजकों की सराहना भी की है। उन्होंने करियर बनाने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं को सेना की संस्कृति की झलक पेश करने के लिए एक व्यवहार्य मंच तैयार करने पर आयोजकों को सराहा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जाते जाते भी चीन को बख्शने के मूड में नहीं डोनाल्ड ट्रंप, अब 59 कंपनियों पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति पद को अलविदा कहने से पहले डोनाल्ड ट्रंप चीन को बख्शने के मूड में नहीं है। उन्होंने चीन को एक और तगड़ा झटका देते हुए बड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने 59 चीनी साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन भी शामिल है। अमेरिका ने इन कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, साथ ही विदेश नीति के विपरीत करार दिया है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ कई बड़े और सख्त कदम उठा चुका है। वाणिज्य विभाग की ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि एसएमआईसी सहित 59 कंपनियों के चीनी सेना के साथ संबंध है। कॉमर्स सेक्रेटरी विल्बर रॉस ने कहा है कि चीन ने अपने सैन्य आधुनिकीकरण के लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम हर उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो किसी भी तरह से चीनी सेना से जुड़ी हो। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसएमआईसी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को अमेरिकी तकनीक से मजबूत नहीं करता है, इसके लिए इसे इस सूची में रखना जरूरी था। इस घोषणा के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन के दबाव को खत्म करने के लिए भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स भी जहाज बनाने को लेकर रिसर्च करने वाले 25 संस्थानों को इस सूची में डालने जा रहा है। इसके अलावा पीएलए को रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में मदद करने वाले 6 और ऑर्गेनाइजेशंस पर भी कार्रवाई की जाएगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। शाह ने टीएमसी सरकार के खिलाफ लगाई ललकार, कहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगी 200 से ज्यादा सीटें। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मेदिनीपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने दावा किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। शाह ने कहा, दीदी कहती हैं कि बीजेपी सभी दलों से दल बदल करती है। मैं दीदी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी मूल पार्टी भी कांग्रेस ही थी। यह तो सुगबुगाहट है। जिस प्रकार की सुनामी मैं देख रहा हूं वैसी ममता बनर्जी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस रैली में तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हो गए हैं। अधिकारी के अलावा ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद सुनील मंडल, 5 विधायकों सहित 9 वर्तमान विधायक अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए हैं। गृह मंत्री ने मंच पर शुभेंदु अधिकारी को पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद रैली को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को देश की आन बान और शान करार दिया। शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल की बजाय बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनेगी। शुभेंदु ने कहा कि कोरोना से संक्रमित होने के दौरान तृणमूल के कई बड़े नेता को उन्हें फोन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमित शाह ने उन्हें 2 बार फोन किया। शुभेंदु ने कहा कि मुकुल रॉय ने उनसे कहा था कि आत्मसम्मान रखने वाला कोई भी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में शामिल होना ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। शुभेंदु ममता के बेहद करीबी नेताओं में से एक थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने चीन पर लगाया WHO की जांच में दखल देने का आरोप, कोरोना वैक्सीन पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे चीन से कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के बारे में पारदर्शिता की मांग करें। अमेरिका का आरोप है कि वुहान शहर में खतरनाक वायरस की उत्पत्ति के संबंध में चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच में बाधा डाल रहा है। अमेरिका ने चीन के टीकों पर भी सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस संक्रमण के
1,74,42,100 से ज्यादा मामले हैं और 3,13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने शुक्रवार को कहा, कोरोना वायरस का पता लगने के करीब एक साल बाद भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी वायरस के संबंध में गलत जानकारी दे रही है और इस वायरस की उत्पत्ति और प्रसार के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच में बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा कि चीन टीकों की बिक्री भी कर रहा है, जबकि सुरक्षा और उनके प्रभावी होने के संबंध में अनिवार्य आंकड़ों का पता नहीं है, क्योंकि क्लिनिकल परीक्षण के दौरान पारदर्शिता नहीं बरती गई। उन्होंने कहा कि चीनी सरकार के इन दोनों कदमों से चीन और दुनिया भर के नागरिकों के लिए खतरा पैदा होता है। पोम्पियो ने कहा कि दुनिया के देशों को चीन से वायरस की उत्पत्ति और महामारी के प्रसार के संबंध में पारदर्शिता बरतने की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा, महामारी महज संयोग नहीं है। इसी बीच अमेरिका ने बृहस्पतिवार को कुछ खास प्रतिष्ठानों पर नए तरह के प्रतिबंध लगाते और कहा कि इनकी गतिविधियों राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति हितों को प्रभावित करती है। वाणिज्य विभाग ने 59 चीनी प्रतिष्ठानों को निर्यात नियंत्रण प्रतिष्ठान सूची में शामिल किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान और चीन पर गरजे राजनाथ, बोले हमने दिखा दिया भारत कमजोर नहीं है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के डुंडिगल में एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, अब तो भारत आतंकवादियों के खिलाफ देश के भीतर ही नहीं बल्कि सीमा पार जाकर भी प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके सारी दुनिया को भारतीय सेना की ताकत और आतंक के खिलाफ उसके मजबूत इरादों से परिचित करा दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिमी सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर आए दिन हमारा पड़ोसी कुछ न कुछ नापाक हरकतें करते रहता है। एक नहीं बल्कि 4 युद्धों में मात खाने के बाद भी पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डीआरडीओ ने सेना के लिए बनाया ऐसा अचूक हथियार, चीन पाक होंगे खाक। जी हां दोस्तों, चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए भारत रक्षा क्षेत्र को मजबूत बना रहा है। ऐसे में डीआरडीओ ने हॉवित्जर तोप का सफल परीक्षण किया है, जो कि दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगी। ओडिशा के बालासोर में स्वदेशी तोप का परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के एक शीर्ष वैज्ञानिक ने कहा कि भारत में बनी ATAGS हॉवित्जर भारतीय सेना की 1800 आर्टिलरी गन सिस्टम की पूरी आवश्यकता को पूरा कर सकती है और इस क्षेत्र में विदेशी वस्तुओं की खरीद की कोई आवश्यकता नहीं है। मीडिया से बात करते हुए एडवांस स्टैड आर्टिलरी गन सिस्टम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और सीनियर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक शैलेंद्र विगड़े ने कहा कि गन सिस्टम बोफोर्स और दुनिया में इसराइल की ATHOS बंदूक सहित भारतीय सेना के किसी भी अन्य आर्टिलरी गन की तुलना में कहीं बेहतर है। एडवांस स्टैड आर्टिलरी गन सिस्टम DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसे 2 भारतीय कंपनी फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। यह पहले ही चीन सीमा के पास सिक्किम और पाकिस्तान सीमा के पास पोखरण जैसी जगहों पर 2000 से अधिक राउंड फायर कर चुकी है। गड़े ने कहा, भारतीय सेना को 1580 तोपों की आवश्यकता है और इसके अलावा उन्हें 150 ATAGS और 114 धनुष तोपों की आवश्यकता है, इसलिए कुल 1800 तोपों की आवश्यकता है। जिस तरह से ATAGS प्रदर्शन कर रहा है और ऊपर आ रहा है, यकीन है कि 1800 तोपों की इस पूरी जरूरत को इससे ही पूरा किया जा सकता है। मोब की रेंज पर जोर देते हुए गेड ने कहा कि DRDO विकसित तोप 48 किलोमीटर के साथ दुनिया में सबसे लंबी फायरिंग होवित्जर है और यह दुश्मन के खिलाफ स्ट्राइक के दौरान इसे सुरक्षित रखने में मदद करेगी। उन्होंने कहा, दुश्मन आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि वे आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप उन्हें 48 किलोमीटर तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप उनकी स्ट्राइक रेंज से 8 किलोमीटर पीछे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मार सकते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या ATAGS चीन और पाकिस्तान के पास उपलब्ध तोपों से बेहतर है, गेड ने कहा, वास्तव में यह दुनिया की सबसे अच्छी तोप है क्योंकि कोई भी अन्य देश इस उच्च तकनीक पर उच्च प्रणाली के साथ फायरिंग क्षमता की दर निर्मित नहीं कर सका है। भारतीय सेना लगभग 1600 तोपों को खरीदने की सोच रहे हैं और इसके लिए वह विकल्प के तौर पर इजरायली तोप एथॉस से 400 तोप खरीदने पर विचार कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शाह का CM ममता पर वार, भारत की आजादी के लिए लड़ने वालों ने ऐसी अच्छी राजनीति की नहीं होगी, कल्पना। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे की शुरुआत में अमित शाह ने कोलकाता के रामकृष्ण मिशन आश्रम में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी और पूजा की, जिसके बाद गृह मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज मेरे लिए सौभाग्य और आनंद का विषय है कि मैं उस जगह पर आया हूं जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतना जागृत करने की जगह है। स्वामी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिकता और अध्यात्म को जोड़ने का काम किया। मैं यहाँ से नई चेतना प्राप्त करके जा रहा हूँ। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मिदनापुर के सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा की, जिसके बाद अमित शाह ने पश्चिमी मिदनापुर में खुदीराम बोस के जन्मस्थान पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार के सदस्यों से मिले और उन्हें सम्मानित किया। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्मस्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का सौभाग्य मिला।
स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भूल नहीं सकता और खुदीराम बोस इसी परंपरा के वाहक थे। उन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं उनको बताने आया हूं कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति की कल्पना नहीं की होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंद महासागर में अहम भूमिका पर बोले जनरल एस.के. सैनी, कहा भारत की स्थिति सटीक। जी हां दोस्तों, सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी ने शुक्रवार कहा कि हिंद महासागर के भौगोलिक केंद्र में भारत की अहम स्थिति तथा उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था एवं कानून एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखने वाले रूप में उसका वैश्विक कद इस क्षेत्र में शांति एवं स्थायित्व में अहम भूमिका के लिए उसकी स्थिति को मजबूत बनाता है। उन्होंने एक सैन्य विचार मंच पर अपने संबोधन में कहा कि भारत मानता है कि हिंद महासागर की विशाल संभावनाओं के दोहन के लिए कानून के शासन के पालन, पारदर्शिता, सभी देशों के प्रति सम्मान एवं विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से रत्ती भर भी नहीं डिगा जा सकता है। उनकी टिप्पणी हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच बढ़ती वैश्विक चिंता के मद्देनजर आई है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत के रणनीति हितों के लिए अहम है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।